वेलकम टू फ्रेंड्स। आपको भूषण कुमार पटेल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे हमारी श्रृंखला बनी है, जैसे आपको बताया गया है कि मैं सीजी टेट के लिए जितने भी आपके अनिवार्य सिलेबस हैं उसको मैं अपने यूट्यूब में डालूंगा। और ये प्रोसेस पर डे अब मैं अलग अलग टॉपिक पर बात करूंगा। मेरा इसमें प्राइमरी रहेगा हिंदी, और आपका मैथ्स, और आपका बाल विकास पेडागोगी। तो उसी श्रृंखला में आज हमारा प्रश्न पत्र प्रथम, मतलब कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो टीचर सिलेक्शन होंगे, जिसको सहायक शिक्षक या असिस्टेंट टीचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एज इट इज सिलेबस आपका सीजी टेट में है, सेम टू सेम। देखिए, मैं इसको आपको जूम करके एक बार बता देता हूँ। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि आपका जो इसमें देखिए, ये जो इकाई 1 है ना, ठीक है, और इसमें आगे बढ़ेंगे तो ए वाली इकाई 1, ठीक है। इसमें देखिए एज इट इज पूरा सिलेबस सेम टू सेम है। तो इसी कारण मैं आप लोगों को इसको दोनों को एक साथ करके बता रहा हूँ कि इसमें सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। आप अगर सेंट्रल सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो, उसका मतलब है आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो। अब सीजी टेट में दो पेपर होते हैं। एक हमारा पेपर नंबर 1, मतलब जो सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है ना, पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा, वो उसकी भी तैयारी हो गई, मतलब इसकी भी तैयारी हो गई। तो मैं जो आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ, उसका मतलब हम दोनों की तैयारी को एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जिनका क्वालिफाइड हो गया है तो आप तो सहायक शिक्षक की तैयारी कीजिए, और जिनका क्वालिफाइड नहीं है वो सीजी टेट की तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होप सो अगर वीडियो लॉन्ग ना बने, तो मैं इस वीडियो को एक ही पार्ट में करूँगा, नहीं तो थोड़ा लंबा टाइम तक चलेगा, क्योंकि मैं इसमें अभी समझाऊँगा। पहले क्या था, बस पीडीएफ नोट्स बनाता था, आज से मैं क्लासेस भी लूँगा। तो देखिए, हमारा है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन और हमारा संधि। इनको मैं डिटेल्स में बता देऊँगा। देखिए, स्वर से बस 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें देख रहे हैं आप स्वर। तो स्वर में हमारा 2 प्रकार के स्वर होते हैं मूलतः। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार? 2 प्रकार। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया आपका। दूसरा, स्वर के जो प्रकार होते हैं, उसमें हमारा कितने हैं? तो मूल स्वर और संध्य स्वर, ठीक है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मूल स्वर किसको कहते हैं? तो मतलब या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मूल स्वर उन स्वर को कहते हैं जिनके उच्चारण में निम्न में से कितनी ऊर्जा क्षय होती है। तो कि 1, 2, 3, 4 यूनिट दे दिया रहेगा, तो उसका आंसर क्या है? 1 यूनिट। तो जिसके जिसके उच्चारण से सिर्फ 1 यूनिट ऊर्जा वेस्ट हो, है ना, या क्षय हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मूल स्वर। तो मूल स्वर में आपका आएगा अ, ई, उ, री, ठीक है। तो ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मूल स्वर क्या है और मूल स्वर में क्या आएंगे? तो अ, ई, उ, री। तो मूल स्वर क्या है? तो जिसमें 1 यूनिट ऊर्जा खपत हो, मूल स्वर है। और मूल स्वर के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? तो अ, ई, उ, री। चलिए, दूसरा, संध्य स्वर, या कहीं-कहीं पर आपको सांध्य स्वर भी बोल देते हैं, लेकिन उसका रियल मीनिंग है संध्य स्वर। तो संध्य स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसके उच्चारण में जिसके उच्चारण में 2 यूनिट ऊर्जा खपत होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि 2 यूनिट की ऊर्जा जिसमें खपत होती है वो कौन सा स्वर है? संध्य स्वर। 1 यूनिट की ऊर्जा खपत होती है, कौन सा स्वर है? मूल स्वर, ठीक है। तो संध्य स्वर भी मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है दीर्घ स्वर, और दूसरा है पहला है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर है के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत जितने भी बड़ा मात्रा वाले, जैसे अ का बदला आ, ई के बदला ई, उ का बदला उ, और री के बदला करू, ठीक है?
चलिए, संयुक्त स्वर, है ना? संयुक्त स्वर से नाम से स्पष्ट है, जैसे 2 स्वरों का मेल से जो स्वर बनेगा, वो है संयुक्त स्वर। जैसे ए, ए, तो ए, ए, ओ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो प्लुत स्वर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लुत स्वर मैक्सिमम बार पूछा जाता है कि प्लुत स्वर किसको बोलते हैं? तो जैसे ओम हुआ, तो बहुत सारे स्वरों, मतलब देखिए संयुक्त स्वर में तो दो, लेकिन बहुत सारे स्वरों का जब मेल हो जाए तो उसको प्लुत स्वर, जैसे देखिए यहाँ पर ओम, उ, म, इसको लिखने के लिए भी आता है। ओम को निम्न प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? तो आपका लिखोगे, फिर उ लिखोगे, फिर म लिखोगे। और राम, देखो राम ना, मैक्सिमम लोगों को क्या लगेगा, र धन आ धन म, ऐसा नहीं। र में फिर फिर रा हुआ, फिर म, फिर म में फिर हलंत लगेगा आके, है ना? ये में फिर हलंत लगेगा। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर? ठीक है? चलिए, तो ये हमारा स्वर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन। तो व्यंजन का डायरेक्ट परिभाषा है। तो कई बार क्या होता है, परिभाषाओं को भी पूछ देता है कि ये जो परिभाषा है किसको व्यक्त करता है। तो हम लोगों को बाई डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन से हो सके अपने आप से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा सेटअप, सही सेटअप होगा मेरे हिसाब से। बाकी देख लीजिए आप। व्यंजन, है ना? तो व्यंजन को देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ नली में क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक ना हो के रुकावट पैदा हो, तो कैसे होगा? ये देखिए, ये क्या है, रुकावट या घर्षण, है ना? जैसे हम लोग स्वर एक बार उच्चारण करके देखिए, आ ई उ ए ओ औ, कहीं रुकावट हुआ क्या? नहीं। लेकिन व्यंजन में रुकावट होगा, और इन्हीं रुकावट के आधार पर व्यंजनों के प्रकार के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मैं जो अभी आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये लगेगा कि ये बहुत लेंदी है, लेकिन आपको एक बता रहा हूँ, अगर आप, मैं मेरे जो सिलेबस है ना, उसका आप तैयारी करोगे, तो जैसे मेरा पटवारी में भी सिलेक्शन हुआ था, तो आप सीजी व्यापम के लिए, है ना, जो जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने हिंदी से सिलेबस पूछे जाएंगे, वो आपका कहीं नहीं जाएगा। और सीजी टेट हो गया, ये तो बहुत इजी ही है, ऐसे ही निकल जाएगा आप लोगों से। उसके बाद सीजी टेट, इवन सेंट्रल टेट, है ना? सीजी टेट, सेंट्रल टेट, बल्कि तो सीजी सेंट्रल टेट का लेवल थोड़ा सा और लोअर रहता है ना? और उसके बाद यहाँ तक कि आप सीजीपीएससी के लिए आपको अलग बुक पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और सीजीपीएससी मेंस के हिसाब से भी ये नोट्स प्रोवाइड किया है। जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, ये सीजीपीएससी मेरे मेंस का है। तो आप एक बुक पढ़िए, और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से आप पूछिए जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उनका एक ही बात है। इवन मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपने हिंदी का नोट्स आपका पुराना है, जो आप 9, 10th, 11th, 12th में पढ़े हो, आप उनसे पढ़िए, मेरे नोट्स से भी नहीं पढ़िए। क्योंकि आप जितना पुराना अपना नोट्स पढ़ोगे, वो बेटर होगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। या इसकी परिभाषा क्या हो? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से वो व्यंजन, ये तो सिंपल सी बात है। ये ज़बरदस्त है कि जिनका उच्चारण करने में हमको कहीं न कहीं घर्षण या रुकावट फ़ील हो या अनुभव हो, उसको क्या कहते हैं हमको? व्यंजन। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन के बहुत प्रकार हैं। पहला है वर्गीय व्यंजन, ठीक है? तो वर्गीय व्यंजन के बहुत सारे फिर से प्रकार होंगे, ठीक है? तो देखिए, वर्गीय व्यंजन वर्ग के रूप में दिया है, इसी कारण इसको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो वर्गीय व्यंजन में पहला देखिए, कंठय व्यंजन, स या कंठय ध्वनि। तो कंठय ध्वनि से स्पष्ट है, आप देखिए मेरा वीडियो देखते जाइए, और मैं जो बोलता जाऊँगा वैसे करिए, तभी हिंदी समझ आएगा। नहीं तो आपको हिंदी समझने में बहुत दिक्कत होगा। जैसे बोल के देखिए, क, गले में हाथ रखिए, फिर बोलिए क, ख, ग, घ, ण। तो आप देखिए टच कर रहे हो तो कैसे लग रहा है कि मेरी जो कंठ है ना?
उससे आवाज निकल रहा है, क ख ग घ ण। तो क्या एक ऐसी ध्वनि है, कंठय ध्वनि है। क्लियर है? आगे बढ़े? ओके। उसके बाद देखिए तालव्य, है ना? ये थोड़ा-सा अच्छा से नहीं दिखा है, रेड पेन है इसी कारण। तालव्य लिखा है, हाँ? चलिए, देखिए इसमें ये क्या लिखा है? तालव्य, तालव्य लिखा है, ठीक है? तो तालव्य को इसको बोल के देखिए, देखिए च, छ, ज, झ, ञ। तो पूरा आपका जो जीभ है, वो आपके मुँह के पहले से थोड़ा टच हो रहा है, देखिए च, छ, ज, झ, ञ। तो ये क्या है, इसी कारण ये ध्वनि तालव्य ध्वनि। तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, ये जो ध्वनि का उच्चारण है ना, इससे 1-2 क्वेश्चन फिक्स पूछना ही है ना? तो इस आगे चलते हैं मूर्धन्य, है ना? तो मूर्धन्य में क्या होगा? टकराएगा। चलिए बोल के पहले देखते हैं, उसमें और ज़्यादा सही शॉर्ट में समझ आता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। देखो, आपका जो होंठ है ना, वो ऊपर को टच कर रहा है, इसी कारण मूर्धन्य बोलते हैं। ट, ठ उसको और टच कर रहा है, जाके कोलाइड कर रहा है, कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, है ना? है ना? टकरावट हो रहा है, इसी कारण क्या है? मूर्धन्य ध्वनि। चलिए, नेक्स्ट वन, दंत ध्वनि। क्या है? नाम से स्टूडेंट है, दांत आपका होंठ से, सॉरी, आपके जीभ से दांत का संबंध होना चाहिए। चलिए बोल के देखते हैं, त, थ, द, ध, न। एकदम क्लियर शॉट है ना? इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। त, थ, द, ध, न। एक बार बोल के देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे, है ना? ओष्ठ, देखो नाम से स्पष्ट है, ओष्ठ मतलब जहां होंठ आपस में मिलेंगे या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पर्श भी नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आएगा स्पर्शन। एक बार बोल के देखते हैं, प टच हुआ, फ टच हुआ, ब टच हुआ, भ टच हुआ, म टच हुआ। जब दोनों होंठ आपस में छुए एक दूसरे को तो क्या है? ओष्ठ ध्वनियां। इस प्रकार से हम लोगों को ध्वनि से संबंधित दो चीजें हम लोगों को क्लियर हो गया। वर्गीय व्यंजन, ठीक है? चलिए, इसी में थोड़ा सा बता देता हूं जिसको बाद में डिस्क्राइब किया हूं मैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखो, बोल के पहले सही शॉर्ट में एक बार बोलो, क, ख, ग, घ। तो क को बोलने में हम लोगों को ख से कम एनर्जी लग रहा है। बोल के देखिए ना, क, ख। क को कम टाइम के लिए बोले, ख को ज्यादा। इसका मतलब क्या है? क वाला जो आपका सीरीज है, देखिए क, च, ट, त, प, ये क्या है? अल्प प्राण। ग, ज, ण, द और ब, ये भी है हमारा अल्प प्राण। और पांचवा बोलने से ण्य, ण, ण, न, म। 1, 3 और 5, ये हमारा, ये पहला लाइन, तीसरा लाइन और ये पांचवा लाइन, है ना? तो 1, 3 और 5 हमारा कैसा है? हमारा अल्प प्राण है। और जो बच गया वो महाप्राण है, ठीक है? चलिए, उसके बाद एक और है, देखिए तो यहाँ पर मैं स्पष्ट लिखा हूं, यहाँ पर तत्सम, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस कारण मैं जूम कर रहा हूं। तत्सम या अनुनासिक, देखो मैं ब्रैकेट में इसे कर लूंगा, अनुनासिक मतलब नाक और मुख का जिसमें यूज हो, वो है हमारा अनुनासिक, है ना? या इसी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, ठीक है? चलो एक बार और नीचे पढ़ेंगे, उसमें और क्लियर समझ आएगा डेफिनेशन के साथ, ठीक है? जैसे अब ख को हम महाप्राण क्यों बोलते हैं, उसका रीजन यहाँ पर बताया गया है, देखिए जैसे हमारा क और ह दो मिले ना, इसी कारण महाप्राण, ठीक है? च और ह, देखो च, ह, छ बन गया, महाप्राण में आएगा। ट, ये देखो ट और ह मिलके क्या बन गया? छ, छ भी महाप्राण में आएगा, सॉरी ठ बन गया, है ना?
और आपका त और ह, त और ह मिलके क्या बनेगा? थ। ठीक है? उसके बाद प और ह, ए प प्लस ह क्या बनेगा? फ। इसी कारण ये महाप्राण है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाएगा घ, झ, ड़, ध, भ। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीरानुनासिक, है ना? तो ऐसे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक से ना हो, तीरानुनासिक ध्वनि कहलाता है। मतलब नाक का यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है? तो तीरानुनासिक ध्वनि के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तीरानुनासिक ध्वनि किसको बोलते हैं? या ऐसे जिसमें नाक का उच्चारण ना हो, वो कौन-सी ध्वनि कहलाता है? तो तीरानुनासिक। और देखिए अनुनासिक ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण मुँह में नाक और मुँह का उपयोग हो। जैसे देखो यहाँ पर, है ना? इसी को बोला है अनुनासिक। जैसे ण, ञ, ण, न, म। ठीक? जैसे अंगूर, बोलिए अंगूर और गंगा। तो गंगा, न गंगा, थोड़ा-सा नाक में आ रहा है कि नहीं? गंगा, अंगूर। देखो अंगूर बोल के देखिए, थोड़ा-सा नाक में कंपन हो रहा है, अंगूर, गंगा। ठीक? अल्प प्राण बता तो दिया हूँ, है ना? अल्प प्राण मतलब कौन-कौन सा? एक अल्प प्राण बोलने से 1, 3 और 5, और महाप्राण बोलने से 2 और 4। चलिए, वर्गेत्तर व्यंजन, जो वर्ग से एत्तर है, मतलब जो वर्ग जो हम लोग पढ़े ना अभी, क, ख, ग, घ वाला वर्ग, जो उससे एतर हो, मतलब जो उससे अलग हो, वो हमारा वर्गेत्तर व्यंजन के अंतर्गत आएगा। जैसे य, र, व, ल, स, ह। ठीक है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब जो बहुत सारे हमारा, चाहे स्वर का भी यूज कर सकते हैं उसमें, और व्यंजन का भी यूज करके हम लोग बनाएंगे। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है? और इसी से वर्ण वाला पूछता है कि क्ष कैसे बना है, त्र किससे बना है, ज्ञ किससे बना है, और स्र किससे बना है। चलिए, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, है ना? जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर टकराकर मूर्धा का स्पर्श करती है। ये जो जीभ का ऊपर भाग है ना, उसको मूर्धा बोलते हैं, है ना? इसको थोड़ा उस समय बताना भूल गया था, सॉरी मैं। जो जीभ का ऊपर भाग है ना, जैसे बाय द वे ये आपका मुंह है और ये आपका जीभ है ना? तो जीभ के ये जो ऊपर वाली भाग है ना, उसी को बोलते हैं मूर्धा, है ना? तो मूर्धा को पहले टकराता था, पहले वाले वो में, है ना? रुकिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मैं बोल रहा था। जैसे ये देखिए, ये जो मूर्धन्य है ना, एक बार ट ठ ऊपर में जो टकरावट है ना, ऊपर से टकराता है। इसको जीभ से ऊपर वाले भाग को ये टकराएगा ना, तो इसको बोलते हैं मूर्धा। तो उससे आया है मूर्धन्य। तो ऊपर में एक बार टकराएगा जीभ से, फिर ऊपर उठ कर ना जीभ से स्पर्श करती है, फिर नीचे गिरती है। इसी कारण अब नीचे नहीं गिरेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मूर्धा। लेकिन जब नीचे गिर जाएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है? जैसे देखो मूर्धा में देखिए, बोलिए ट, नीचे गिरा क्या? जीभ नहीं गिरा। ठ, नीचे गिरा? नहीं। नीचे ऊपर से तो नीचे आएगा ना भाई, लेकिन नीचे नहीं गिरेगा। चलो इसको एक बार बोल के देखते हैं, उसमें और क्लियर समझ आएगा आप लोगों को। जैसे बोलिए सड़क, देखो ऊपर से मार के फिर नीचे आ गया, सड़क सीधा, है ना? छत्तीसगढ़ आया ना? तो ये हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? ड और ड़। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लुंठित व्यंजन, तो जो लुंठित व्यंजन है ना, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। लुंठित, लुंठित व्यंजन, ये है हमारा लुंठित व्यंजन। ठीक?
और पार्श्विक व्यंजन में ल आता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एक बार पूछा था, इसमें व्यापम में, सीजी व्यापम में इसको पूछ चुका है ना? सीजी व्यापम में इसको पूछ चुका है, लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ये दोनों को क्वेश्चन को पूछा था, इसी कारण मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब देखिए क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाए वही क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कुछ नहीं है भई, है ना? आप अपनी तरीके से पूछिए, है ना? तो पहले जो व्यंजन का वर्गीकरण था वो सामान्य वर्गीकरण था। अभी व्यंजन का वर्गीकरण अलग-अलग श्वासों और उच्चारण के बेस पर करेंगे। तो इनको वर्गीकरण होगा बच्चों, तो देखिए स्वतंत्र तंत्रों के कंपन के कारण। तो जो स्वर तंत्र है ना, सॉरी स्वतंत्र बोल दिए। स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक अघोष ध्वनि वाले व्यंजन और एक सघोष ध्वनि वाले व्यंजन, ठीक है? हुँ, तो अघोष ध्वनि वाली व्यंजन और सघोष ध्वनि वाली व्यंजन, और श्वास प्राण के आधार पर, है ना? प्राण के आधार पर। देखिए स्वर तंत्र के आधार पर, अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन वो टाइप को नहीं पूछता, इतना बस पूछता है कि स्वतंत्र के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के, तो बात खत्म 2। नाम जान लो अच्छी बात है, सघोष और अघोष। तो एकदम स्वर तंत्र का यूज होगा तो एक तो नॉर्मल सी स्पष्ट है ना? सघोष होगा और अघोष होगा। अब देखिए श्वास या प्राण के आधार पर बोलने से, अभी जस्ट पढ़े प्राण के आधार पर, अल्प प्राण और महाप्राण, और उच्चारण अवयवों के आधार पर श्वासों के अवरोध के कारण। देखो जो हमारा डेफिनेशन है ना, क्या है डेफिनेशन, याद कीजिए तो। जैसे हमारे जब भी हम लोग किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने पर उसके घर्षण श्वास नलियों में, क्या बोल रहा हूं मैं, श्वास नलियों में, श्वास नलियों, तो श्वास के आधार पर हो गया, परिभाषा में ही है, देखो उसका प्रकार, श्वास नलियों के में आने वाले अवरोध, अवरोध बोला ना, तो ये अवरोध के आधार पर है। देखिए श्वास नली के आधार पर है एक, अवरोध के आधार पर है एक, और एक कंपन, जो हालांकि ये परिभाषा में नहीं है। तो एक कंपन को बस याद रखिए, दो तो अपने आप परिभाषा में है ना। तो हमारा स्पर्श व्यंजन जो है ना, देखिए इसमें स्पर्श व्यंजन को मतलब अवरोध के आधार पर है ना? तो अवरोध के आधार पर स्पर्श व्यंजन होगा और संघर्षी व्यंजन। और संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत अंतःस्थ व्यंजन और उत्क्षिप्त। अभी जस्ट पढ़े ना उत्क्षिप्त, अंतःस्थ को नहीं पढ़े, तो इसमें एक बार जो-जो टॉपिक छूट गया है उसी को फिर से पढ़ेंगे। तो अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श, अघोष, सघोष ये बच गया था, इसको पढ़ेंगे अब चलिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, व्यंजनों के वर्गीकरण कितने आधार पर होते हैं, तो कितने आधार पर, 3। स्वर तंत्र के कंपन कितने प्रकार के होते हैं, 2। प्राण कितने प्रकार के होते हैं, 2। और उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 2। मतलब सभी के प्रकार कितने हैं, 2। तो ऐसे इसको याद रखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अघोष, अघोष व्यंजन, है ना? तो देखिए परिभाषा पढ़ते हैं, देखिए बोलते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वतंत्री में जब कंपन नहीं होता है, तो नाम से स्पष्ट है अघोष है, तो कंपन तो नहीं होगा ना। तो अघोष है तो कंपन नहीं होगा, इसी को बोलते हैं अघोष ध्वनि, वर्ण या ध्वनिया कहते हैं। यही हमारा टॉपिक था, देखो वर्ण ध्वनिया बोलने से अघोष, यही इच्छा है ना, या वर्ण बोलेंगे तो भी चलेगा, ध्वनि बोलेंगे तो भी चलेगा, अघोष व्यंजन बोलने से भी। आप अघोष वर्ण बोल देगा तो आप घबराना नहीं कि छोड़ के मत आ जाना, वही इच्छा है। अघोष ध्वनिया बोलेगा तो भी वही है, ठीक है। तो देखिए अघोष में क्या है, वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता भैया। चलिए बोल के देखिए, क कंपन हुआ क्या, कंपन नहीं हुआ, आवाज तो आएगा, कंपन नहीं हुआ है। ख, छ, ठ, ट, त, थ, प, फ, फ, स, 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 हुआ नहीं हुआ। तो हमारा कख, चछ, टठ, तथ, पफ, स, ये देखो लिख दिया होना यहाँ पर, देखो लिख दिया होना, जो पहला नंबर का लाइन और दूसरे नंबर का लाइन, है ना, हॉरिजेंटल में, तो ए, सॉरी वर्टिकल में,
तो ए हमारा क्या हो जाएगा? अघोष ध्वनि। याद रखने के लिए, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक दिक्कत होता है परीक्षा हाल में। अब परीक्षा हाल में तो आप नहीं बोलोगे ना क ख ग, थोड़ा सा धीरे से बोलना पड़ेगा आपको, क ख ग ऐसा बोलोगे तो भी थोड़ा सा, लेकिन सही शॉर्ट में नहीं हो पाता जब तक। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप उसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, बार बार पढ़ोगे तो ऐसे याद हो जाता है अपने आप। जैसे ऐसे चुपचाप बोलिए धीरे से, क ख ग घ ण। तो ये बाकी में तो हो रहा है, देखो क ख ग, देखो ग में सीधा आ गया यहाँ पर ध्वनि में कंपन। बोल के देखो एक बार। जिस जब तक बोल के देखोगे तब तक ये स्वर और व्यंजन समझ नहीं आएगा। क ख ग, देखो ग में थोड़ा सा यहाँ पर कंठ में थोड़ा सा आया है फोर्स, है ना? आ गया समझ में? अघोष मतलब पहला और दूसरा रो, बात खत्म। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, एक मिनट। चलिए दूसरा है सघोष ध्वनि। नाम से एकदम स्पष्ट है, आप लोगों को एकदम क्लियर शॉर्ट समझ आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना? जितना भी कुछ दिक्कत होगा ना मेरे वीडियो में, या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट में भी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, बाकी कमेंट में अप्रिसिएशन लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है ना। चलिए चलते हैं। सघोष ध्वनियाँ बोलते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वर तंत्र में कंपन होता है। देखो स्वर तंत्री में कंपन होता है ना, तो स्वगत से पहले क्या हो रहा था? स्वर तंत्री में कंपन नहीं हो रहा था, तो किसमें कंपन हो रहा था? याद करो, मैं बोल के बताया हूं, क घ ण सब में हो रहा है कंपन। ज झ ण, तो आपका सिंपल शॉर्ट है, सघोष बोलने से 1 2 और 3 4 5 आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हमारा हो जाएगा अघोष, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सघोष। ठीक है, क्लियर आ गया समझ में? ओके। अब देखिए अल्प प्राण, इसके बारे में बोल लिया हूँ। जिसको उच्चारण करने में अल्प से अल्प ऊर्जा लगती हो वो अल्प प्राण है। कॉलम नंबर 1 3 5 विषम वाली, और विषम के साथ ये देखो ड य र व ल, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ठीक, इसको मत जानो यार अभी, है ना? ज्यादा आप लोगों को जानोगे तो भी ज्यादा दिक्कत है अभी फिलहाल। अब महाप्राण, महाप्राण में बोलने से कौन कौन सा? जो सम वाला है, 2 और 4। ठीक, बात खत्म। इसको बस जान लेना, इसको एक बार पूछा था, कुल महाप्राणों की संख्या कितनी है? तो 15। ये व्यापक में पूछा था, कुल महाप्राणों की संख्या कितनी है? 15। चलिए, अच्छा एक चीज और बताऊंगा, बोल रहा था यार आप लोगों को, याद रखना, ये जो स जो है ना, ये सदैव एक क्रम में होता है, सदैव। कोई भी और एग्जाम्पल अगर कमेंट करोगे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए शीर्षासन, तो शीर्षासन में आप लोगों को सी स, फिर षटकुण का स, फिर सड़क का स। ठीक है, आगे बढ़े। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, तो ऐसे व्यंजनों के उच्चारण के समय उच्चारण अव्यय मुख विवर में किसी स्थान विशेष हम्म, सॉरी, स्थान विशेष का स्पर्श करती है, वो स्पर्श व्यंजन है। तो ये स्पर्श व्यंजन में देखिए सभी स्थान का कहीं ना कहीं उच्चारण कर रहा है ना? अब आप लोग मूर्धन्य को देखो या तालव्य को देखो या ओष्ठ को देखो, कहीं ना कहीं आपके स्वर तंत्र से रिलेटेड किसी चीज को टच कर रहा है, तो वो सारा ये जो 5 बाई 5 का है ना, ये सब वर्गीय व्यंजन है। 5 बाई 5 समझ आया ना मैं किसको बोल रहा हूँ? ए, ठीक है। हम्म, चलिए, संघर्षीय व्यंजन, नाम से एकदम स्पष्ट है ना? क्या है? वायु स्थान विशेष पर घर्षण करते समय निकलती है, और संघर्षीय व्यंजन। जैसे देखो, पहले ना एग्जाम्पल को पहले पढ़ेंगे और परिभाषा पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ। देखो ज फ, देखो निकल रहा है ना? वायु, प्राण वायु स्थान विशेष पर घर्षण करते हुए निकलती है ना? प्रेशर के साथ निकलेगी वायु, बोल रहा है। ज ज फ, निकल रहा है ना वायु। हम्म।
हाँ, चलते हैं संघर्षीय व्यंजन के प्रकार। तो संघर्षीय व्यंजन के प्रकार में अंतःस्थ व्यंजन, है ना? तो अब यहाँ पर मैं पूरा छत्तीसगढ़ और आपके इंडियन लेवल के जितने भी सिलेबस है ना, इंडिया का जियोग्राफी से लेकर हिस्ट्री वगैरह सारे नोट्स मैं दूँगा, है ना? सीजीपीएससी का जो नोट्स है ना, वो पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है। य, र, व, ल। एकदम आसानी से बोल पा रहे हैं ना? इसी को बोलते हैं अंतःस्थ। इसको क्वेश्चन पूछा था यार इसमें, है ना? सीजी व्यापम में इसको पूछा था। अंतःव्यस्त व्यंजन कौन से समूह को बोलते हैं? दे दिया था चट, च, छ, ज, झ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, च, च, छ, छ ऐसा बोल के, है ना? तो य, र, ल वाला। उत्क्षिप्त व्यंजन अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, है ना? क्या पढ़े हैं बताइए? मूर्धन्य ऊपर में आपका होंठ के जस्ट ऊपर आपका जो जीभ है ना, ऊपर में टच होगा एक बार, फिर नीचे आके इसको भी टच करेगा। जैसे सड़क, अड़क, ऊपर से नीचे किया ना, वैसा। चलिए, कुछ विद्वान च को भी स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श संघर्षीय व्यंजन, तो च को बोलते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, जिसको जिसको मैं ज्यादा हाईलाइट करके किया हूं ना, तो ये क्या है? च स्पर्श है और संघर्षी भी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लास्ट वन इधर अब चलते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो नाम से स्पष्ट है, पहले ही बता चुका हूं कि दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त है। जैसे मैं बोला था क्ष, क्ष, क्ष कैसे बनेगा? क और स, क में हलंत लगेगा और षटकोण का स। त्र, तर, तर, ज्ञ, ज, ज्ञ, न, ज, ज्ञ, अस्र, स और र। ठीक है? ठीक है यार, चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजनों के प्रकार। फिर संयुक्त व्यंजन को भी प्रकार में डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इसको खैर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बाकी बता देता हूँ। इतना तक ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना? बाकी आप अदर एग्जाम का और तैयारी करना है तो ये थोड़ा-सा है। ये द्विज व्यंजन, है ना? तो दो व्यंजनों का गुच्छा द्विज व्यंजन कहलाता है। देखो, कहने का मतलब जैसे हलंत वाला जहाँ पर सीन आता है ना, या जहाँ पर उसका आधा मात्रा होता है ना, वो सब द्विज व्यंजन है। जैसे प्रसन्न, उद्देश्य, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोगों को, आधा न के ऊपर न लग रहा है और द के ऊपर द लग रहा है, ये सब क्या है? और प्रथम अल्प प्राण व द्वितीय महाप्राण का संयुक्त रूप द्विज व्यंजन है। ये और अच्छा डेफिनेशन है उसका, है ना? अल्प प्राण मतलब बोलने से आपका 1, 3, 5 और महाप्राण बोलने से 2 और 4। तो इनका जो है ना कॉम्बिनेशन, जैसे वो थोड़ा-सा इधर लेंदी है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। तो मैं जैसे जत्था, यहाँ पर देखिए त में था मिला है ना, ठीक? और सड़क के स में व मिला है ना, आधा द फिर ध मिला है ना, फिर ट में ठ मिला है ना, क में ख मिला है ना। हाँ, बस इसी को द्विज व्यंजन कहते हैं, बात खत्म। गुच्छा मतलब द्विज व्यंजन, ठीक है? आगे बढ़ें। ऊष्म व्यंजन मतलब देखो जिसमें ऊष्मा निकलेगा, है ना? रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है, वो ऊष्म व्यंजन है। स, 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 ह, है ना? ठीक है? तो देखिए, इसमें स, स में भी तीनों प्रकार हैं भाई, है ना? इसको एक बार पूछा था व्यापम में कि स जो शक्कर का स है, वो कौन-कौन से मिलकर बनता है? जीभ प्लस दाँत मिला था कि जीभ पर तालू मिला था, जीभ पर ऐसा-ऐसा बोल के ऑप्शन दिया था, तो जीभ प्लस तालु। एक बार स बोल के देखिए ना, स, तो तालु से टच हो रहा है। और एक बार षटकोण का स बोलिए, मूर्धन्य है वो। स, ऊपर देखो ऊपर छू रहा है ना? और सड़क का स, तो जीभ में और दाँत, ठीक? और ह हमारा कंठ पे। आगत वर्ण, है ना? आगत वर्ण मतलब ना, ये क्या है कि हमारे देश में मुगलों का शासन था, तो वहां से आया अरबी फारसी, और अंग्रेजों से के शासन होने का आया अंग्रेजी। तो
अरबी अरबी अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आने वाले शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए ना हिंदी में ज, फ के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है। उसी को बोलते हैं आगत वर्ण। ये इम्पोर्टेंट है ना? आगत वर्ण इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जैसे आगत वर्ण किसको बोलते हैं बोलने से दे देता है ऐसा, है ना? तो उसमें कौन सा आगत वर्ण है बोलने से जिसके नीचे बिंदु लगेगा ना, वो आगत वर्ण है। ज़रा, जरा नहीं, जरा, जरा नहीं, जरा, जरा महकता है वैसे नहीं पूछते भैया, है ना? ज़रा, ज़रा ऐसा गाना एक है ना, ऐसा। राज नहीं, राज़, फ़ौरन और दफ़ा, है ना? दफ़ा हो जाओ नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, है ना? तो उस नीचे में बिंदी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है उच्चारण में, है ना? ठीक है? तो अयोगवाह, अनुस्वार या विसर्ग ये अयोगवाह कहते हैं, ना स्वर है, ना व्यंजन है, जिसका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है? तो ये हमारा आपका स्वर पहले खत्म हो गया था, व्यंजन अभी तक कंप्लीट हो गया। अब अयोगवाह, तो ये थोड़ा-सा टॉपिक से अलग है और अयोगवाह हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन इसको जानना है, ये सिलेबस में नहीं होते हुए भी सिलेबस के अंदर है, इसको पूछता है, नहीं दिया रहेगा तो भी पूछता है ना? तो इसको सिलेबस के अंदर ही मान के चलो। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, जो ना स्वर है, ना व्यंजन है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे कंठ है ना? कंठ क वर्ग प्लस अ, आ, ह विसर्ग। तालव्य च वर्ग प्लस ई, सी। मूर्धन्य वर्ग मतलब ट वर्ग और र वर्ग, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, हैं? विसर्ग, है ना? तो कंठ वर्ग है, इसके उच्चारण में ह के उच्चारण को एक झटका सा देकर श्वास को मुँह से एकदम छोड़ते हैं। अच्छा, ये सब तो हटाओ, पहले एक बार इसका उदाहरण दें। दुःख, अंतःकरण, देखो अब कैसे बोल रहे हैं, श्वास को मुँह में एकदम छोड़ते हैं और अनुसार या अनुनासिक में समान विसर्ग का उच्चारण भी किसी स्वर के पश्चात होता है। यह मतलब इसको देखो एक बार ऐसा कीजिए, दुःख बोल के देखिए, दुःख और अंतःकरण, क्या कर रहे हैं हम लोग? श्वास को मुँह से एकदम छोड़ते हैं या अनुनासिक के समान विसर्ग का भी उच्चारण किसी स्वर के पश्चात होता है। आ गया समझ में? चलिए, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी कारण क्या है कि मैं यहाँ तक ही कंप्लीट कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक का सेकंड पार्ट बना दूँगा चैप्टर 1-1 का, है ना? ठीक है? ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप बस इतना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, थैंक यू।